सर मेरी ना एक शॉप है कमर्शियल, ठीक है, तो उसको मैं रेंट पे देना है। ठीक है। और जो टेनेंट हैं बड़े शरीफ लोग हैं और अपने रिलेटिव भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे दे देते हैं, जितना टाइम यूज़ करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो आप मुझसे कुछ सलाह लेना चाहते हो या मुझे बता रहे हो? मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट अगर हम ना करें ठीक तो है। ठीक रहेगा, ये ज़रूरी है बहुत। तो ऐसा है दीपांशु भाई, प्रिय दर्शकों, ये हमारे मित्र हैं दीपांशु मित्तल, जिनकी कंपनी है रियल एस्टेट की ट्रस्ट हेवन के नाम से, और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने सवाल पूछा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली जब हम रियल एस्टेट का काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और कई चीज़ों में हम लोग लापरवाही करते हैं, बहुत चीज़ों में लापरवाही करते हैं। तो आज कुछ इसी तरह का प्रश्न इन्होंने पूछ लिया है, तो मैं इनके माध्यम से आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि एक एग्रीमेंट ना कराने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और जब एक किराएदार काबिज हो जाए गलत ढंग से तो उसको निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो दीपांशु जी, एक तो शरीफ, दूसरा रिश्तेदार, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। किराएदार टेनेंट जो है ये एक ऐसा रिलेशन है टेनेंसी का जिसमें कि इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही चलना चाहिए। इसमें कभी भी विश्वास के भरोसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आजकल विश्वास किसी का नहीं रहा। तो ऐसे केस में कभी कोई समस्या आ जाए, मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके प्रीमाइसेस में रहने में, तो वो उसी बहाने से आपको कहेंगे इसको ठीक कराओ, नहीं तो हम किराया नहीं देंगे, और सारा वो जो शराफत और वो जो रिश्तेदारी वाला जो संगम था वो सब बर्बाद। तो मेरी आपको सलाह है कि कभी भी रेंट एग्रीमेंट के बगैर किराएदार को कभी प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे उसका जिस तरह का नेचर हो। और रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो पहली सलाह तो भैया ये है। दूसरी बात है कि ये जो टेनेंसी होती है, इसमें अगर आपका किराएदार आपको किसी भी पैटर्न में किराया दे रहा है, कैश दे रहा हो, चेक से दे रहा हो, या वो किसी भी ढंग से साबित कर दे कि वो किराया दे रहा है, तो वो इम्प्लाइड टेनेंसी के क्लॉज में कवर हो जाता है, और उसके ऊपर पूरा रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है। और रेंट कंट्रोल एक्ट, टेनेंसी एक्ट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टूवर्ड्स किराएदार। हालांकि अभी जो अमेंडमेंट आई है सन 2022 में, उस अमेंडमेंट में लैंडलॉर्ड्स के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, बट उसके बावजूद फिर मुकदमेबाजी में पड़ना क्यों भाई? प्रॉपर एग्रीमेंट कराओ, रजिस्टर्ड कराओ। कल को कोई जरा सी भी बदतमीजी करता है, आपके साथ कानून खड़ा होगा, आपके साथ समाज खड़ा होगा, आपके साथ थाना खड़ा होगा, सारा सिस्टम आपके साथ होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम बगैर किराया, कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो आढ़त का काम है जी। अब बहुत बड़े आढ़तिये हैं कोई, अब वहाँ पे उनकी लैंग्वेज, उनके पास बीसियों ऐसा स्टाफ होता है जो सामान उतारता है, वो कहते हैं हम कोई दिक्कत नहीं पांडे जी, हम क्यों एग्रीमेंट कराएं, फिर उसको रजिस्टर्ड कराएं, जाके स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा दें। इससे अच्छा है कि हम ऐसे ही चढ़ा देते हैं और किराया लेते रहेंगे, और जब कोई हमें लगेगा कोई समस्या है तो सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। वाह जी वाह, गुंडा राज नहीं चलता है भाई साहब, हिंदुस्तान है, और अब हिंदुस्तान में कानून वगैरह का भी प्रॉपर वर्चस्व है। और क्या मालूम आप जिस किराएदार को शरीफ और बहुत मामूली इंसान समझ रहे हैं, उसके भी तार बड़े ऊंचे तक हों। जरा भी आपने उसके साथ बदतमीजी की, हो सकता है उल्टा पड़ जाए आपके ऊपर, तो आपकी प्रॉपर्टी भी गई और साथ में बवाल में भी फंस गए। तो इसलिए हमारी तो सलाह 100% यही है कि आप उसको रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जब हो जाता है तो उसमें एक तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता कि ये किराएदार हैं कि नहीं, और आप अपने क्लॉज स्ट्रिक्टली डाल दें टाइटली कि अगर ये एक गलती करेंगे तो आपको हम नोटिस दे के खाली करा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कब्जा कर ही लिया किसी ने, ना किराया दे रहा है समय से और ना आपसे बातचीत कर रहा है और हर बार टाल रहा है, तो अब इसके कुछ सिंपल से सॉल्यूशंस हैं। तो दर्शकों, अब दीपांशु जी के ही बहाने बहुत अच्छा हुआ कि आज मेरे मित्र हैं और सिंपल सा सवाल पूछ करके बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ ले जा रहे हैं हमारे इस कम्युनिकेशन को। देखिए साहब, किराएदार भी कई तरह के होते हैं, तो आप पहले नेचर ऑफ किराएदार देखो कि कौन है। फैमिली है, बैचलर बच्चे हैं, लिव इन रिलेशनशिप वाले बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बड़ा प्रचलन है कि ठीक है वो अपना रह लेते हैं वहाँ पर, या वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसका नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। कोई विडो है, अभी मेरे साथ ही हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ हुआ कि कोई विधवा महिला को उन्होंने किराए पे मकान दे दिया, उनके बच्चे भी थे, और थोड़े समय के बाद उस विडो ने अपना राशन कार्ड बनवा लिया
अपना आधार कार्ड बनवा लिया, अपना पैन कार्ड बनवा लिया, और वो वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनसे मकान का रख रखाव नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलो कोई किराएदार रहेगा तो थोड़ा सफाई बनी रहेगी। लेकिन सफाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार मकान ही साफ़ हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा बहुत किराया जो मिलता है उससे आपकी बहुत बहुमूल्य प्रॉपर्टी अगर खतरे में पड़ जाती है तो मेरे ख्याल से बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक एसेट को बनाने में बहुत समय लगता है, और जब कोई काबिज हो जाता है उसके ऊपर तो बहुत कलह का माहौल बनता है, और यू नेवर नो कि स्थितियां कई बार इतनी बिगड़ जाती हैं कि आप मारपीट करते हैं और उस मारपीट में धोखे से अगर किसी की जान जोखिम में पड़ जाए या उसको ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तो उस केस में कहाँ तो आप मतलब किराएदार खाली करा रहे थे, कहाँ आप जेल के चक्कर काटते घूमेंगे, कोर्ट कचहरी करते घूमेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ किराएदार बहुत सावधानी से देखें। अगर उसका नेचर आपको नहीं लग रहा है, जम रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है और वो किराए पे मांग रहा है, तो आप बहुत पोलाइटली कह सकते हैं कि भाई हम फैमिली को ही देते हैं। तो ये प्रिकॉशन लेने की निहायत आवश्यकता है। अब आपने एक प्रिकॉशन तो ले लिया उसके अंदर आने से संबंधित। अब मान लो अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा रहा है, तो अब आपको अपने लीगल तैयारी करनी है। तो जैसे आप उससे फ़ोन पे अगर बात करते हैं कि भाई साहब आपने कहा था खाली कर दोगे, क्या बात है, क्यों नहीं खाली कर रहे, हमने आगे कहीं बात कर रखी है, या आप सबसे अच्छा ग्राउंड होता है कि हमारा सेल्फ यूज़ है, हमारे बच्चे की शादी है और हमें जगह खाली चाहिए, आप 4-5 महीने के लिए कहीं शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर देख लेंगे। किसी भी बहाने से आप उसको बाहर निकालने की चेष्टा करें। बातचीत में जानबूझ करके ऐसी कम्युनिकेशन करें कि रेंट का और एग्रीमेंट का, इन चीज़ों की चर्चा हो, ताकि उस रिकॉर्डिंग को आप कभी भी थाने में ले जा करके या कोर्ट में भी वो एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है। एविडेंस एक्ट में इसका भी अमेंडमेंट हो चुका है, तो आप एटलीस्ट उस एविडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन आप ये लीजिए कि जब आप उससे मिलने जाते हैं किराएदार से और उसको खाली करने के लिए बात करने जाते हैं, तो अपने किसी बहुत ही विश्वसनीय मित्र के साथ जाएं जो कल को गवाही देने के लिए भी तैयार हो। उसको पहले से ही बता दो कि यार कब्जा कर रखा। और दोस्तों का तो पता ही है आपको कि दोस्त तो जान छिड़कते हैं, तो वो इमीडिएटली आपके लिए जाएगा वहाँ पर और वो चुपचाप बन के मूक दर्शक बनेगा। वीडियो बना सकते हैं आप उस स्थिति का। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप चुपचाप फ़ोन जेब में रख करके कैमरे को पीछे की तरफ रख के आप उस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो भी कोर्ट में एक एडमिसिबल एविडेंस है और आपको इससे बहुत मदद मिलती है। तीसरा और जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो है समझौता। कलह करने से, झगड़ा करने से, धमकी देने, आप उसको दोगे वो आपको देगा, और ख़ासतौर से अगर कोई महिला है, कोई लेडी है, तो आपको धमकी बहुत भारी पड़ सकती है। 2 मिनट लगता है वो मतलब उनको करने में नौटंकी, और उसके बाद फिर आप कहाँ तो आप किराए के चक्कर में गए, कहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा भी अपनी खो बैठे। तो ऐसी स्थिति में पड़ने से अच्छा है कि उनको प्यार से समझा के, बुझा के, ज़रूरत पड़े तो कुछ पैसा रुपया दे करके भी अगर उसको खाली कराना है तो उसको पैसे रुपए का भी प्रलोभन दे करके आप उसको बोलो कि भैया किसी तरह से आप खाली कर दो। जब खाली कर दे तो गंगा जल छिड़को मकान में और जाके गंगा नहाओ, क्योंकि एक बार कब्जा हो गया तो इट्स नॉट ईजी। अगर किसी का इरादा ख़राब है तो उससे पैसा लेना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस क्षेत्र में आपका मकान है वहाँ पे एक सोसाइटी बनी हुई है मेंटेनेंस से रिलेटेड या वहाँ के नियम कानूनों से रिलेटेड। तो सोसाइटी के जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी आप एक क्लॉज डलवाइए कि अगर किसी के मकान में अवैध कब्जा कोई कर लेगा किराएदार, क्योंकि आप मकान को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, कई जगह चोरी का और इन चीज़ों का खतरा होता है, तो आरडब्ल्यूए को सक्षम करिए कि आरडब्ल्यूए संयुक्त रूप से इस तरह का कोई कब्जा होता है तो उस किराएदार के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ताकि वो, ये आरडब्ल्यूए का उपाय बहुत इफेक्टिव होता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि आरडब्ल्यूए को जनरली इन चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी मेंटेनेंस से ही फोकस रहना चाहते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में आरडब्ल्यूए की फॉर्मेशन में इस चीज़ को डिस्कस कर लें तो हर आदमी कहेगा कि हाँ यार, हम बिल्कुल आरडब्ल्यूए में ये पावर आरडब्ल्यूए को मिलनी चाहिए। गलती से भी बिजली पानी ना काट देना। आजकल बड़ा कोई लोग डायलॉग मार देते हैं कि ऐसे कैसे नहीं खाली करेगा, मैं उसकी बिजली काट दूंगा। बिजली उसकी नहीं कटेगी भैया, बिजली तुम्हारी कट जाएगी। क्योंकि किसी को भी बेसिक अधिकारों से वंचित करना बगैर प्रॉपर कानूनी कारण के एक अपराध है और उससे आप उल्टा फंस सकते हैं। तो आप बिजली पानी काटने की ज़रूरत नहीं है, आप बात करिए और उनको बाहर निकालिए। और एक बड़ा मज़ेदार सॉल्यूशन भी है। अब मान लीजिए किराएदार नहीं खाली कर रहा है, तो आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, ख़ास तौर से आजकल पावर किन के पास है मेरे मुंह से मत निकलवाइए। ख़ास तौर से ये उस ग्रुप से संबंधित लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही होता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदना। तो आप कंसल्टेंट अपने डीलर्स को अप्रोच करें और उसको बोलें कि यार मेरी ये किराएदार कब्जा कर गया है, मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, प्रॉपर्टी ये 2 करोड़ की है, मैं इसको 20-30 लाख रुपए सस्ती देने को तैयार हूँ,
कोई ऐसा आदमी अगर आपकी नॉलेज में हो तो यार मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दो, उस केस में आपको वो उस एरिया का या कहीं का भी कोई ऐसा सक्षम पावरफुल आदमी, कई बार पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टियों में इंटरेस्ट रखते हैं, कई बार राजनीति से संबंधित लोग होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टियों को खरीद लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, और कई बार कुछ लोकल गुंडे भी होते हैं जिनका यही काम होता है कब्जा करना लोगों की ऐसी चीज़ों पे, और ऐसे ट्रांजेक्शन्स में उनको मोटा पैसा बचता है, क्योंकि वो आपको, आप उसको कह रहे हो 30-40, वो आपको जब एक्चुअल कस्टमर लाएगा तो हो सकता है आधे भाव मिल रहे हों, बट आप भी सोचते हो कि यार हम डिस्पोज ऑफ करके हम कुछ और ले लेंगे, हम लफड़ा नहीं करना चाहते। तो उस केस में भी आपको ये भी बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि आप किसी ऐसे दबंग इंसान को वो प्रॉपर्टी बेच दें और उसको कह दें कि भैया जैसे है जहाँ है, एग्रीमेंट में साफ लिख दो जैसा है जहाँ है उस स्थिति में हम आपको बेच रहे हैं, कब्जा आप स्वयं खाली कराएंगे, इसमें आप बाद में हमें कोई दोष नहीं देंगे। आप उसकी रजिस्ट्री करा दो, रजिस्ट्री कराने के बाद वो अगले दिन जाएगा वहाँ पे मुच्छों में ताव तेल लगा के, उसको बोलेगा हाँ भाई हमने ख़रीद ली है। 90% तो किराएदार उस आदमी को देख करके ही फुस हो जाता है कि अरे आपने कब खरीद ली, हमको तो पता ही नहीं चला। कहते अब पता चल गया, कल यहाँ पे दिखना नहीं है आपको। तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर किराएदार आपको सिर्फ इसलिए तंग कर रहा था क्योंकि आप बहुत सीधे हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, तो उस केस में वो जब उसको पता चल गया कि अब तो कल्लू पहलवान ने खरीद लिए तो तुरंत ही निकल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अन्य एक टेक्निकल तरीका भी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए बहुत पुरानी है, पुराना मकान है, किराएदार घुसा हुआ है, आपको उस मकान को भी रिनोवेट कराने नहीं दे रहा है क्योंकि वो खाली नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप एक लीगल प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। आप उस एरिया की जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जाएं और वहाँ खुद एक एप्लीकेशन दें कि भाई मेरा मकान बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत ही डेलिकेट स्थिति में, और ये कभी भी हल्का सा भूकंप भी आया या तेज़ बारिश आई तो ये गिर सकता है। उस स्थिति में मैं आपको एक एप्लीकेशन देना चाहता हूँ कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए या किसी को चोट लग जाए तो उसके लिए पहली बात तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, सेकेंडली आप अपने इंजीनियर्स को भेज करके इसका वेरिफिकेशन करा लें, और अगर रिक्वायर्ड है तो मैं इसे तोड़ने को तैयार हूँ, तो वो सर्टिफिकेट दे देंगे आपको तोड़ने का। आप इंजीनियर के साथ मिल करके थोड़ा टुक 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 करके अपना सेटिंग वेटिंग करके हो जाता है। आजकल हिंदुस्तान में ये सब काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो करके आप जाओ और फिर आपको बुलडोज़र लेके आओ बढ़िया इज्जत से, और उसको किराएदार को बोल दो भैया सामान अगर कुछ रखा हो अंदर तो हटा लो, नहीं तो अभी ये बराबर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपके पास सरकारी ऑर्डर है गिराने का तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक तरीका है किराएदार को निकालने का। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है पहले प्रिकॉशन लो, समझो कौन लोग हैं। दूसरी बात, एग्रीमेंट ज़रूर रजिस्टर्ड कराओ। तीसरी बात, अगर ज़बरदस्ती वो काबिज हो गया है, गलत पोजीशन ले लिया उसने, एडवर्स पोजीशन में बैठा हुआ है बंदा, तो उस केस में आप कानूनी प्रक्रिया का मदद लेकर के ही खाली कराएं। कभी अपने आप को अननेसेसरी के पचड़े में न डालें। और अगर किराया बहुत कम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो बिना मतलब काहे को किराए में चढ़ा रहे हो भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे होंगे और नोट कर लिया करिए पॉइंट वाइज। सेकेंडली, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि मेरे चैनल में जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं उसको देख करके काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं। तो उसके लिए कॉलिंग के लिए एक सिस्टम है। कारण ये है कि दिन भर हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन के कामों में व्यस्त रहते हैं। कॉलिंग के लिए एक सिस्टम है। अगर आपकी कोई लीगल समस्या है तो ये साथ में मैडम का नंबर दिया हुआ है, खुशबू मैम है, आप इनसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए। बड़ी नॉमिनल सी एक फ़ीस होती है, उस फीस को पे करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वो फ़ीस सिर्फ मैंने इसलिए रखी है ताकि सीरियस बातचीत होनी चाहिए। आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए कागज़ में और पॉइंट वाइज आप हमसे पूछें। हम आपको जितना हमें नॉलेज है उस हिसाब से आपको एडवाइस देंगे। अगर हमारी नॉलेज से बियॉन्ड की कोई चीज़ है तो हम आपको हमारे इम्पैनल कुछ एडवोकेट्स हैं उनसे हम आपका संपर्क करा देंगे, फिर आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। और आज के वीडियो में जो प्रश्न लेके आए हमारे मित्तल साहब, ये भी यहाँ रियल इस्टेट का पंजाब में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी कंपनी का नाम है ट्रस्ट हेवन। मैं धन्यवाद देता हूँ कि दोस्त इस तरह के सवाल पूछा करें और मैं उनके सवालों के बहाने अपने दर्शकों को वो नॉलेज दे पाऊँ। तो दीपांशु जी समझ गए हैं, रिश्तेदार और ये सब कुछ नहीं, मतलब लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, आपने बचा लिया सर, मैं करवाता हूँ आज ये एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट जरूर कराइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।